बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल प्लान्स को डिस्कस किया है। फाइनेंशियल प्लान में स्पेसिफिकली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की है। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनका डाटा हम यूज़ करते हैं एनालिसिस पर्पसेस में, और उसमें हम रेशो एनालिसिस भी करते हैं। फिर उसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस भी करते हैं, और उसके अलावा हम ट्रेंड एनालिसिस भी उसमें करते हैं। इन चीज़ों को हम जो रेशो एनालिसिस या इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको तो हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा फोकस फाइनेंशियल प्लान में प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। आल दो कि हम सारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर ना कर सकें इस लेक्चर में, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके कंपोनेंट को हम इस लेक्चर में डिस्कस करें। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल प्लान। ये एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करता है कंप्लीट पिक्चर कि आपके बिजनेस में आपको कितने फंड चाहिए, और ये फंड कहाँ से आएंगे, और ये फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, और आपके पास कितना कैश अवेलेबल होगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को जान भी सकेंगे। और अगर हमारा नया बिजनेस है, नया सेटअप हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हमें पता हो कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, जो जिसको हम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बेसिकली कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। बिजनेस जब एक साल या कम अज़ कम 6 महीने का या 3 महीने का अरसा बिजनेस को गुजर जाता है, तो हम ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ डाटा। लेकिन चूंकि अभी बिजनेस इनिशियल स्टेजेस पे है, और बिजनेस ने कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द प्लान एक्सप्लेन्स हाउ द एंटरप्रेन्योर इंटेंड टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड मेंटेन द वेंचर लिक्विडिटी। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंटरप्रेन्योर टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को हम बेसिकली फर्म के लाइबिलिटीज़ के टर्म में लेते हैं कि फर्म्स को शॉर्ट टर्म में क्या पे करना है। और जो टर्म लिक्विडिटी है, इसका भी ताल्लुक फर्म के कैश, फर्म के लाइबिलिटीज़ को मीट करने की एबिलिटी के साथ है, कि फर्म अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता। अगर तो रखता है तो ये लिक्विडिटी उसके लिए मसला नहीं है, अदरवाइज मसला हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके लफ्सी मानी में जाएं लिक्विडिटी के, तो हम किसी भी एसेट को कितना जल्दी फेयरली उसके फेयर प्राइस पे कितना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी है। लेकिन यहाँ लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रेशो एनालिसिस का सिर्फ एक सैंपल हमने लिया था। रेशो एनालिसिस तो हमने अब तक उस पर लेक्चर डिलीवर नहीं हुआ, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी नॉर्मली डू इट बाय कंपेयरिंग आवर करंट एसेट्स टू आवर करंट लायबिलिटीज, विच इज़ नोन एज करंट रेशो। लेकिन अगर हम ज़्यादा केयरफुल हो जाएं, तो हम करंट एसेट्स में से इन लेस लिक्विड एसेट्स को, सच एज इन्वेंट्री है, हम उसको माइनस करते हैं, तो उस रेशो का नाम क्विक रेशो बन जाता है। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, सॉरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो ये क्विक रेशो बन जाता है, और इससे हमें लिक्विडिटी का पता चल जाता है। अगर ये रेशो 1 या इससे ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की एबिलिटी रखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपए के कैश है या इक्विवेलेंट टू कैश है, और हमारे जो लाइबिलिटीज हैं वो अराउंड 90 हैं, तो इसका मतलब है इट शुड बी 1 पॉइंट समथिंग, तो हम सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से बिलो जाए, तो हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों को मैनेज करना होता है, देखना होता है कि हमारे पास कितना कैश है या कितना कैश नहीं है। तो फर्दर डिटेल से जाने से पहले हम ऑपरेटिंग और कैपिटल बजट्स पे बात करेंगे। ऑपरेटिंग में दीज आर डेवलप्ड बिफोर डेवलपिंग द प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमें सेल्स बजट चाहिए होता है, हमें ऑपरेटिंग कास्ट चाहिए होते हैं, हमें ये डिटेल चाहिए होता है। तो उस प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफार्मा मीन प्रोजेक्टेड, तो हम अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं,
तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले में ऑपरेटिंग और कैपिटल बजट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, सेल्स बजट हमें चाहिए होता है। हम वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को मंथ बाय मंथ एस्टिमेट करते हैं, उसको फोरकास्ट करते हैं कि हमारा जनवरी में कितना सेल होगा, हमारा फरवरी में कितना सेल होगा, हमारा मार्च में कितना सेल होगा। तो उसके लिहाज से हम अपने ऑपरेटिंग कास्ट को भी फोरकास्ट करते हैं और इनकम को भी फोरकास्ट करते हैं। और जब हमारे पास ये कंपोनेंट होंगे तो तब हम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, जिसको हमने यहाँ पे प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है। तो कास्ट ऑफ सेल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सेल फोरकास्ट। तो सेल की जब फोरकास्ट करेंगे, कितने आइटम हम सेल करेंगे, तो उस लिहाज से हम उसके कास्ट को भी मेजर करते हैं, जिसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट दोनों फैक्टर्स को एस्टिमेट करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स कास्ट ऑफ इंटर प्रोडक्शन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग आर कंपेयर्ड। तो हम खुद प्रोडक्शन करेंगे या हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाएंगे, तो इस चीज़ को भी एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है। तो इसके साथ साथ जब हम सेल्स की बात करते हैं, जब हम सेल्स आइटम्स की बात करते हैं, तो एक गिवन पीरियड आइदर इट्स अ मंथ और अ ईयर, वी नॉर्मली आल्सो नीड टू हैव एंडिंग इन्वेंट्री। से फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 आइटम सेल करने का प्रोजेक्शन किया है, तो उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, ताकि हम अपने जो राइज होने वाले नीड्स हैं, जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, तो उसको भी हम मीट कर सकें। तो इसमें हम बजटिंग के लिए कि हमारे प्रोजेक्टेड सेल कितना होना चाहिए, पहले 3 महीनों का हम एक एस्टिमेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे कि सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बजट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। सो प्रोजेक्टेड सेल्स यूनिट, कि हम कितने यूनिट सेल करेंगे। हमने एस्टिमेट किया यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल हमारे जो फोरकास्टिंग टीम है, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट मंथ में हम 5000 यूनिट सेल कर सकेंगे। तो अगर 5000 यूनिट सेल कर सकेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे पास कोई एंडिंग इन्वेंट्री भी हो। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमारे पास 100 यूनिट ऑफ एज एंडिंग इन्वेंट्री हो। और फिर हमें चाहिए होगा कि हमारे पास कितने आइटम होने चाहिए, कितने यूनिट होने चाहिए, वो 5100 यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए। और बिगिनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आता है, उस वो पिछले महीने से आता है। अगर पिछले महीने का एंडिंग इन्वेंट्री है, तो हमारे इस महीने का बिगिनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। जो कि बिजनेस में अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, जनवरी से ही हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है, पिछले महीने का कोई एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो इस महीने का बिगिनिंग इन्वेंट्री भी नहीं होगा। तो हमें टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कितना हो गया, हम 5000 सेल करेंगे और 100 हम एंडिंग इन्वेंट्री चाह रहे हैं, तो 5100 हमारा टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होगा। और फरवरी में हम फोरकास्टिंग टीम बता रही है कि 5000 से हमारा सेल इंक्रीज होगा 8000 यूनिट। तो जैसे ही सेल इंक्रीज होता है, तो हम एंडिंग इन्वेंट्री, जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, हम उसको भी इंक्रीज करेंगे। तो टोटल हमें 8200 आइटम्स चाहिए होंगे। लेकिन चूंकि पिछले महीने हम चाह रहे थे कि हमारा डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 100 हो, तो हम 100 हमारा अगर इन्वेंट्री रह गया तो हम उसको मैनेज करते हैं, तो हमें नेट प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड होगा वो 8100 होगा। इसी तरह अगर हम मार्च में जाएं, हमारा प्रोजेक्टेड सेल्स यूनिट 12000 हो गया, हमारा डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हम 300 चाह रहे हैं, और अवेलेबल फॉर सेल जो आइटम हमारे पास होने चाहिए वो 12300 होने चाहिए। बिगिनिंग इन्वेंट्री जो कि पिछले साल का एंडिंग इन्वेंट्री था, वो पिछले महीने का सॉरी, वो 200 था। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होगा वो 12100 होगा। तो जब हम प्रोजेक्शंस में सबसे पहले हम आइटम्स को, यूनिट्स को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले यूनिट्स के बारे में हमें पता होगा, तो हम उनसे रिलेटेड कास्ट के आइटम्स के कास्ट को भी डिस्कस करेंगे इस लिहाज से। तो उस कास्ट में दो तीन चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे ऑपरेटिंग कास्ट है। अब ऑपरेटिंग कास्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ सेल्स वॉल्यूम, कि हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना होगा इस पे डिपेंड नहीं करता। फिक्स्ड कास्ट वो है कि हम एक मशीन खरीदा है, अगर हमने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है या इवन बड़ी फैक्ट्री लगाई है, तो उसमें फिक्स्ड कास्ट कितना आया वो हम काउंट करते हैं, प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस must be linked to strategy in the business plan। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हर
यूनिट के प्रोडक्शन पे जो खर्चा होता है। एक तो मेन सेटअप पे होता है, वो सेटअप फिक्स्ड कास्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहलाता है, और पर यूनिट जो कास्ट आ रहा होता है उसको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। तो ये दोनों मिलके ऑपरेटिंग कास्ट बताते हैं। और एक और चीज़ है वो कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज provide a basis for evaluating expenditure that will impact the business for more than 1 year। तो जो लॉन्ग टर्म हमारे प्रोजेक्ट के जो एक्सपेंसेस हैं, जो जिसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, बेसिकली कैपिटल बजटिंग का प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस to identify, analyze and select a project that's cash flow are expected beyond 1 year। तो अगर हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, तो हम उसको उस लिहाज से भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा कंसर्न वो नहीं है। फिलहाल हमारा कंसर्न ऑपरेटिंग बजट है, ऑपरेटिंग कास्ट है। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में हमने प्रोजेक्टेड उसको आइटम्स को देखा है, तो अब उनसे रिलेटेड हम एक्सपेंस को यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी हम एक तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या हमारे कास्ट होंगे। सैलरी के मद में हमें तकरीबन 23,200 सैलरी होगी, और फिर रेंट है, फिर यूटिलिटीज़ हैं, फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, पेरोल टैक्स है, डेप्रिसिएशन है। बाकी सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर हैं कि सैलरी एम्प्लॉइज़ को देते हैं, अगर हमारे पास बिल्डिंग है, रेंट वो पे करना है, यूटिलिटी बिल्स हैं, एडवर्टाइज करना है प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्ट को, और फिर सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस भी करना होता है, पेरोल टैक्स के जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो टैक्स उसको पे करना पड़ता है वो टैक्स है, डेप्रिसिएशन है कि हमारे वियर टियर कितना है, हमने एक प्रोडक्ट या एक मशीनरी परचेज किया है, और अगर वो मशीनरी 10 सालों में डेप्रिशिएट हो जाता है, तो हम हर साल उसमें से, अगर लाख का खरीदा है तो उसमें से हर साल 10, अगर हज़ार है तो 10,000, अगर लाख है तो 10,000 डेप्रिसिएशन होता है। तो ये स्टेट मेथड है, वहाँ यहाँ पे उस लिहाज से डेप्रिसिएशन मैनेज कर रहे हैं 1.2। तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने फोरकास्ट किए हैं जो कि 47.4 हैं। तो देखें कि नेक्स्ट फरवरी में कुछ आइटम्स सेम रहते हैं और कुछ आइटम चेंज हो रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि हमारे फरवरी के एस्टिमेशंस भी एग्जैक्टली सेम है 47.4। However, these projected expenses have been changed in the मार्च में 23 की बजाय 26 हो गया है, और हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 13.5 से 17 हो गए हैं, और इस तरह से हमारा पेरोल टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ये रेट बढ़ गए हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो अगर हम इनको देखें, ये हमारी कैलकुलेशंस हो गई हैं। अब इसकी बेस पे हम सेल कितना करते हैं और फिर प्राइस पर यूनिट कितना होगा, तो इस तरह से हम अपनी सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कैलकुलेट करने के बाद हम फिर उसको उसके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रोजेक्ट रेवेन्यू माइनस प्रोजेक्टेड कास्ट एंड एक्सपेंसेस। तो हम रेवेन्यू देखेंगे जो हमारा सेल्स होता है, और उसमें से हम प्रोजेक्ट के कास्ट और एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैनेज करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेज करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और उसमें से टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जब हम मैनेज करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आता है। तो सेल्स को ज़ाहिर बात है कि जब हम प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम कास्ट फाइंड करेंगे, हम यूनिट को प्रोजेक्ट वो करेंगे, प्रोजेक्ट यूनिट को हम फोरकास्ट करेंगे, और फिर सेल्स बाय मंथ कैलकुलेट करेंगे कि हर साल हम कितना सेल्स करेंगे इन यूनिट्स का। तो बेसिस ऑफ फिगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये एस्टिमेशन, ये फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च होती है, इंडस्ट्री सेल्स को हम देखते हैं, ट्रायल एक्सपीरियंस हम करते हैं, फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल डेटा ऑन सिमिलर स्टार्टअप्स जो कि पहले से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हम इन चीज़ों को, इन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्शंस करते हैं, हम अपनी फोरकास्टिंग करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ईच ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर शुड बी मेड। तो हर महीने के हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इस तरह बाकी भी एक्सपेंसेस और सेल्स और प्राइस पर यूनिट, तो वो भी हमें प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस एज सेल्स इंक्रीजेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। हमारा जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा
तो ज़ाहिर बात है सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। चेंजेस इन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कैन नेसेसिटेट मंथ बाय मंथ इलस्ट्रेशन। तो जो एक्सपेंसेस में हमारे चेंज होंगे तो हम उसको साथ साथ उनके साथ कंपेयर करते हुए जाएंगे। इंक्रीज इन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट ईयर प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट। तो जो भी एक्सपेंसेस के आइटम जो कि ऊपर हमने देखे थे, सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, टैक्स है, ऑफिस एक्सपेंस, तो वो कोई भी आइटम में, कोई भी किसी भी हेड में जो इंक्रीज होता है तो वो उसको इनकम स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा। प्रोजेक्शन शुड बी मेड फॉर ईयर 2 and 3 एज वेल। कंसिडर एक्सपेंसेस दैट आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। तो कुछ स्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ चेंजिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बहरहाल हम उन हर तरह के एक्सपेंसेस को कंसीडर करके ये एवल्यूएशन करते हैं, ये प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, या हम इसको नाम दे सकते हैं प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। अब चूंकि हमने हर आइटम को डिस्कस किया है तो हम प्रोफार्मा या प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट पहले ईयर की बनाते हैं मंथ बाय मंथ। तो हम पहले 1-2 महीनों को देखते हैं। वही डेटा है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। हमने सेल्स को फोरकास्ट किया है और सेल्स यूनिट्स को जब प्राइस से मल्टीप्लाई किया है तो ये $20,000 या जो भी वो हो हम उसको देखते हैं। तो इसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो $20,000 हमारी सेल्स हुई और उसमें से हम लेस करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल वगैरह लगा है उस पर जो कास्ट आया है उसमें से उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आता है। लेकिन ग्रास प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अगर इस लिस्ट को देखें, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पेरोल टैक्स, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो ये एग्जैक्टली ये वही हैं जो कि हमने ऑपरेटिंग बजट में इनको फोरकास्ट किया है। तो ये 47.4 है। अगर हम देखें तो 47.4 ही हम यहाँ इसमें से ग्रास प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट, या हम इसको लॉस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लॉस की शक्ल में आया है। जब फाइनेंस में, अकाउंटिंग में जब हम नंबर को ब्रैकेट्स में बंद करते हैं तो इट मीन्स इट्स नेगेटिव, इट्स कैश आउटफ्लो। मतलब कि हमने जितनी सेल्स किए हैं उसमें से जब हम कॉस्ट्स को, एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो हमारा वैल्यू माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब है हम इतने लॉस में हैं। तो फर्स्ट मंथ में हम 37 के लॉस है। सेकंड मंथ में चूंकि हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से हमारा जो ग्रास प्रॉफिट है वो कम आ गया है। और इसी तरह हम इसको प्रोजेक्ट हर महीने के करते गए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ 3 महीनों का सिर्फ दिखाया है, तो आप 12 महीनों का अगर यहाँ प्रोजेक्ट करें और सेल्स यूनिट प्रोजेक्ट करें और सेल्स प्राइस पर यूनिट प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास ये प्रोफार्मा बन जाता है कि हम आखिर में नवंबर दिसंबर में आके हम प्रॉफिट में चले जाते हैं। लेकिन टोटल हमें फिर भी यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको टोटल सम अप करें तो फिर भी हम लॉसेज में हैं। तो इस तरह से इनकम स्टेटमेंट को हम प्रोजेक्ट करते हैं। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में ही नहीं है, हमारे पास और भी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हमारे पास बैलेंस शीट है। तो हम उनको भी प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी भी फोरकास्टिंग करते हैं ताकि हमें पता चले पूरे अपने बिजनेस का सेटअप। और हम फिर देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जो हमारे प्रोजेक्शंस थे क्या हमारे फाइंडिंग्स उससे मिलते जुलते हैं या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।